हाय, दिस इज अदिति राणा। आज कवर करेंगे चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी साइंस क्लास 8। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नेम दिए हैं सेंचुरीज और नेशनल पार्क के, तो देखते हैं कि वो कहाँ सिचुएटेड हैं। फर्स्ट इज भरतपुर सेंचुरी, सिचुएटेड है राजस्थान में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व का भी डिस्कशन हुआ है फर्स्ट पैरा में एनसीईआरटी में, तो देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये आपका नैनीताल में है, उत्तराखंड। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज प्रीवियसली नोन एज हेली नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जो कि प्रोटेक्ट करता है बंगाल टाइगर को। नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगलों को काटना। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो जंगली जानवर है उनका हैबिटेट, उनका घर छिन जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, हम क्यों डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों जंगलों को काट रहे हैं? बिकॉज हमें ज़्यादा लैंड चाहिए कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, क्योंकि आबादी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। दूसरी बात है, जब इतने सारे पॉपुलेशन है इसका मतलब है हमें घर बनाने हैं, हमें फैक्ट्री बनानी है, हमें अपने घर के लिए फर्नीचर बनाना है, जिसकी वजह से हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। और गाँवों में अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, यानी कि वुड को एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे नेचुरल रीज़न है। फॉर एग्जांपल, कई बार जंगलों में फायर लग जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है तो जो पेड़ हैं वो मर जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि क्या रिजल्ट होगा इस डिफॉरेस्टेशन का? इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन का लेवल है अर्थ पे वो भी बढ़ जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में उसका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, और जो ग्राउंड वाटर है यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राउट्स की, यानी कि सूखे की। इसका मतलब होता है लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। सूखा तब पड़ता है जब किसी इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ओके, और इसलिए ऐसी कंडीशन आती है क्योंकि उस जगह पे बहुत समय से बारिश नहीं हुई होती है। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन, मीन्स कहीं पे जो ज़मीन है वो सॉइल इरोजन की वजह से, यानी कि वहाँ पे पेड़ नहीं है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ज़मीन है वो क्या हुआ, पानी के साथ, हवा के साथ कहीं और किसी दूसरे एरिया में जा रही है, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट जैसी फॉर्मेशन हो रही है, रेगिस्तान जैसा बन रहा है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। हम जो हरकतें करते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने पेड़ों को काटा है और हम इम्प्रॉपर इरीगेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यानी आज के टाइम में भी अगर हम पुरानी टेक्निक यूज़ करेंगे इरीगेशन की तो हम पानी को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाएंगे और जो इलाका है वो डेजर्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ अ चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन अ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरे विश्व में क्लाइमेट का चेंज होना, जलवायु का बदलना। यूजली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स। जनरली ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं और जो वाटर सोर्सेज होती हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा होता है और फ्लड आने की कंडीशन बन जाती है। एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसके लिए भी जो हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और पेड़ों को काटते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम कैसे बचा सकते हैं जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जंगली जानवरों को। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, अर्थ के सरफेस का वो हिस्सा जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाइड्रोस्फीयर है यानी कि पानी है, और जहाँ पे लिथोस्फीयर है यानी कि जहाँ पे हवा है, पानी है और ज़मीन है। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ अवेलेबल हैं वहीं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे और उसी एरिया को बायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि हम अपने आसपास देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, तो यही जो जैव विविधता है कि इतनी डाइवर्सिटी है कि अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यही आपकी बायोडाइवर्सिटी है। To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve are made. हम प्लांट्स को, एनिमल्स को और उनके हैबिटेट्स, उनके घरों को बचा सकें, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग, पोचिंग आर
प्रोहिबिटेड देयर। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, जानवरों को चरा नहीं सकते, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ये सब मना होता है। सो अब देखते हैं क्या मेन डिफरेंस है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। फर्स्ट इज नेशनल पार्क, नो ह्यूमन एक्टिविटी और सेटलमेंट इज अलाउड, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल अपने जानवरों को चराना या फिर लकड़ियों को इकट्ठा करना, ये सब अलाउड नहीं है। सेटलमेंट भी नहीं है, यानी कि आप घर बना के यहाँ पे रह नहीं सकते। एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और कल्टिवेशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे खेती करना भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इन्हें बनाया जाता है और इनको मेंटेन किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। इट कम्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थी जो 1972 में आई थी, उसके तहत इसे प्रोटेक्टेड एरिया माना गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क्स अंडर कैटेगरी सेकेंड ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। जो IUCN की लिस्ट है उसमें जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें इसे रखा गया है प्रोटेक्टेड एरियाज की। टू विजिट नेशनल पार्क ऑफिशियल परमिशन फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको नेशनल पार्क को विजिट करना है तो आपको एक ऑफिशियल परमिशन चाहिए होगी, जो भी अथॉरिटीज़ इससे कंसर्न हैं उनसे। नेक्स्ट बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। इट इज़ द प्लेस दैट इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनके लिए खास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया जाता है, ठीक है, ये उन्हें घर प्रोवाइड करती हैं। सेफ एंड हेल्दी लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली टू द इंडेंजर्ड एंड रेयर वंस। यहाँ पे वो जानवर जो कि इंडेंजर्ड है यानी कि जिनकी स्पीशीज़ विलुप्त होने वाली हैं, है ना, बहुत ही रेयर देखने को आपको मिलते हैं, उन्हें एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाता है और उन्हें यहाँ रखा जाता है। अनलाइक अ जू, एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड आर फ्री टू रोम हेयर एंड देयर। जू की तरह नहीं है कि कम एरिया में और आर्टिफिशियल से जगह पे इन्हें रखा जाता है, नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक निवास में रहते हैं और वो फ्री हैं, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें पिंजड़े में रखा है। पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव हेयर एंड किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ पे लोगों को रहना यानी कि घर बना के रहना अलाउड नहीं है और वाइल्ड एनिमल्स को आप कैप्चर नहीं कर सकते, उन्हें पकड़ नहीं सकते और ना ही उन्हें मार सकते हैं। बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड सच एज गेजिंग, फायरवुड कलेक्शन और मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्शन। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ इंसानों की गतिविधियां यहाँ पे अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने जानवरों को चरा सकते हैं, आप यहाँ से लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ पौधे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं। टूरिज्म इज़ परमिटेड, यहाँ पे टूरिज्म अलाउड है यानी कि पर्यटक आते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पैसा आता है उससे मेंटेन होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड एज नेशनल पार्क। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है, फंक्शन कर रही है, उसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा के उसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर एक नेशनल पार्क का लेवल गिरा के उसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। IUCN हैज़ ग्रुप्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कैटेगरी 4 ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। IUCN की जो कैटेगरी है 4 प्रोटेक्टेड एरियाज की, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम आता है। इट इज़ कवर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इनको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड लॉ है, बेस है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। Notified area which cover a larger area of land that may cover multiple national parks, sanctuaries and reserve as well as area which are meant for conservation of biodiversity of a specific area। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क या सेंचुरीज कंबाइन आ सकती हैं, यानी कि बायोस्फीयर है ना वो बहुत बड़ा है, बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इंक्लूड किया जा सकता है, साथ में रखा जा सकता है। These area help in conservation of endangered species। यहाँ पे उन स्पीशीज़ को बचाया जाता है जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं उन्हें उनके प्राकृतिक निवास में रखा जाता है। और इट ऑल्सो रिजर्व
एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यहाँ पे आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाती है कि किस तरीके से एनिमल्स को या प्लांट्स को ट्रीट करना चाहिए। और एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे लोग रिसर्च वर्क करते हैं कि किस प्लांट से क्या होता है, क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, किस एनिमल में क्या खूबियाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। इन इट्स आउटर जोन पीपल आर अलाउड टू लिव। इसका जो आउटर जोन है, सबसे बाहरी इलाका है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड बाय एनी पार्लियामेंट्री लॉ। पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, लेकिन जो यूनेस्को है उसके अकॉर्डिंग मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है 1972 में जो लॉन्च हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इन्हें बनाया गया है। और यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से नेचुरल हैबिटेट्स में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर नेशनल पार्क आता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर कुछ नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरा एंड फूना। फ्लोरा मीन्स जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है प्लांट्स, एंड फूना मीन्स एनिमल्स। अब डिटेल में देखते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रिफर टू एज द फ्लोरा ऑफ द एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें वहाँ का फ्लोरा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो जो साल, टीक और मैंगो है ना, ये वहाँ के फ्लोरा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फूना। एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रिफर टू एज फूना ऑफ द एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो जानवर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वहाँ पे जो ब्लू बुल पाया जाता है या लेपर्ड पाया जाता है, वो वहाँ का क्या है, फूना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीशीज़। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी जो आपस में रिप्रोड्यूस करती है और अपने जैसे यंग वंस क्रिएट करती है। बट यहाँ पे एक केस है कि एक स्पीशीज़ जो है वो अपने जैसे से ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। मीन्स मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ओनली विद देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक रैबिट का, तो जब एक रैबिट मेल रैबिट फीमेल रैबिट से मिलता है तब वो बनी प्रोड्यूस करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक रैबिट कैट के साथ कंबाइन होके क्रिएट कर रहा है। तो स्पीशीज़ वो होती है जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, सेम स्पीशीज़ का, और वो रिप्रोड्यूस करके यंग वंस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज़। स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित जगह पे ही पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। यानी कि किसी क्षेत्र की विशेषता होती है कि इस तरह का जानवर वहाँ पे पाया जाता है या इस तरह का पौधा सिर्फ वहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही थी, राइट। तो वो हो गया आपका एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट बात करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. ऐसे जानवर जिनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, इस स्पीड से कम हो रही है कि शायद अगले कुछ सालों में वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएं, हमें देखने को भी नहीं मिले, उन्हें कहा जाता है endangered animals. नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की। An ecosystem is a sum of all the plants, animals, microorganisms in an area along with non-living components. Ecosystem क्या है? किसी भी जगह पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसा कि आपकी सनलाइट है, क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर है, वाटर है, तो ये सब जब कंबाइन होकर सर्वाइव करते हैं, साथ में एक दूसरे पे डिपेंड रह के जब सर्वाइव करते हैं तो इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, प्लांट सनलाइट, वाटर, सॉइल पे डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है और साथ मिल के सर्वाइव करते हैं, वही इकोसिस्टम है। नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। इट कीप्स एन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे हैं, कुछ सालों बाद शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, बिल्कुल विलुप्त हो जाएं, उनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करती है रेड डेटा बुक। इट इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसे इंटरनेशनली मेंटेन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया भी रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है और वो उसमें मेंटेन करती है कि कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और विलुप्ति की कगार पे हैं।
नेक्स्ट इज माइग्रेशन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू लिव इन अ न्यू लोकेशन परमानेंटली और टेम्परेरी। माइग्रेशन का मतलब है बर्ड्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का किसी लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत दूरी पे चले जाना कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, ठीक है। इट इज़ यूजली डन फॉर ब्रीडिंग एंड टू स्केप हार्श क्लाइमेट। माइग्रेशन इसलिए किया जाता है, जगह इसलिए बदली जाती है ताकि हम ब्रीड कर सकें, यानी कि खुद को रिप्रोड्यूस कर सकें, बहुत सारे अपने जैसे यंग वंस क्रिएट कर सकें, या फिर जिस जगह पे हम पहले रहते थे वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की कंडीशन है वो बहुत ही हार्श है, बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है वहाँ सर्वाइव करना, इसलिए हम माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन कॉमन है बर्ड्स में और फिशेस में, चिड़ियों में और मछलियों में माइग्रेशन बहुत कॉमन है, ठीक है। जब कंडीशंस ख़राब होती हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। Migrating birds are birds that fly to far away areas every year to avoid harsh and inhospitable weather condition in their natural habitat. Migratory birds वो चिड़ियाएँ होती हैं जो जब मौसम ख़राब होता है, फॉर एग्जांपल जो अंटार्कटिका में बर्ड्स पाई जाती होंगी, जब वहाँ बहुत कोल्ड होता है वेदर, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, कहीं और चली जाती हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर सही हो जाता है कुछ महीनों बाद तो फिर वापस आ जाती हैं। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड एंड ले देयर एग्स। ऐसा वो इसलिए करती हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह इसलिए जाती हैं ताकि वहाँ पे वो एग दे सकें, अंडे दे सकें, ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटा जा सकता है। तो अगर आप पेपर का यूज़ कम कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन चीज़ों को करेंगे, तो उससे क्या है, जो फॉरेस्ट है वो भी बचेगा, प्लस जो वाटर और एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में वो भी रिड्यूस होगी, और इसके अलावा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में और बाद में उन्हें वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है वो भी कम होगा। नेक्स्ट इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन जो वर्ड है वो डीफॉरेस्टेशन का अपोजिट है, यानी कि रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए ट्रीज़ को फॉरेस्ट में लगाना ताकि जो स्टॉक था ना प्लांट्स का फॉरेस्ट में वो ख़त्म ना हो। इंडिया में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो ये कहता है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को हमें बचाना चाहिए और इस तरीके से उन्हें यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए और फॉरेस्ट को भी डैमेज ना हो। एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें वुड का यूज़ करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, यानी कि जिस एरिया से आपने ट्रीज़ को कट किया है अगर आप कुछ टाइम के लिए उसे एज इट इज़ अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वहाँ पे खुद से न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ अगर हम 10 ट्रीज़ कट कर रहे हैं तो उसकी जगह हम 2 ही न्यू प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। इसलिए नेचुरली ही नहीं, हमें आर्टिफिशियली तरीके से भी रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ताकि जो अर्थ है वो ग्लोबल वार्मिंग से बचे, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल आए, राइट, और जो CO2 का लेवल है वो भी थोड़ा डाउन जाए। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।